दोस्तों, मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मुझे आप लोगों के बीच आने का और बोलने का ये मौका दिया गया है। ये विषय बड़ा ज़रूरी विषय है और संजय साहय जी ने जिस तरह से इस विषय का परिचय हमको दिया है, गागर में सागर भरने वाली बात है। उसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। प्रत्यक्षा का एक फ्रेज मुझे थोड़ा, सही शब्द क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस पर मुझे थोड़ी देर टिकना होगा। वो है नेशनलिस्टिक नैरेटिव। तो मैं चाहूँगा कि नेशनलिस्टिक नैरेटिव पर बोलूं और नवराष्ट्रवाद पर ख़ास तौर से जोर दूं। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि संजय जी ने बहुत अच्छा परिचय दे दिया है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने उसको गौर से सुना है। ये नवराष्ट्रवाद अलग अलग मुल्कों में अलग अलग रूप ले रहा है और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इससे अछूता है। कई जगह तो बुरी तरह से हावी भी होता रहा है। कुछ खुशकिस्मत देश हैं कि जो जूझ सके इससे और एक हद तक उन्होंने अपने को इससे छुटकारा दिला दिया। मसलन ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ब्रेक्सिट वाला ब्रिटेन। ठीक है, ब्रेक्सिट अभी भी चल रहा है, लेकिन वो जो एक वातावरण बन गया था, मैं कहने को ब्रिटेन कह रहा हूँ लेकिन वो ब्रिटेन में तो हुआ नहीं था। उसमें भी इंग्लैंड का वर्चस्व था। स्कॉटलैंड का अगर बस चलता तो ब्रेक्सिट न होता। तब देखिए इसी में राष्ट्र का खेल शुरू हो जाता है कि राष्ट्र है क्या। क्या किसी भी राष्ट्र में एक राष्ट्रीय सहमति बन पाती है? और कौन से राष्ट्र खुशकिस्मत हैं जहाँ सहमति बन पाती है वो, या जहाँ सहमति नहीं बन पाती वो। हमारे यहाँ कोशिश चल रही है कि एक राष्ट्रीय सहमति बन जाए, और बने नहीं, उसको बना दिया जाए जबरन। तो चूंकि अलग अलग मुल्कों में नवराष्ट्रवाद का अलग अलग रूप उजागर होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिसे आज हम नवराष्ट्रवाद कह रहे हैं उसका असल रूप क्या है। कल तक इसी को हिंदू राष्ट्रवाद कहा जा रहा था। हिंदू राष्ट्रवाद से निपटना भाषाई स्तर पर अपेक्षाकृत आसान था। उसमें भ्रांति तो थी, लेकिन उतनी बड़ी भ्रांति नहीं थी, उतना बड़ा छलावा नहीं था जितना कि नवराष्ट्रवाद में है।
हिंदू राष्ट्रवाद में कम से कम हिंदू उजागर होता था। ये माना जाता था कि ये राष्ट्रवाद जिसको हम राष्ट्रवाद कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्रवाद है। जैसे ही आप उस हिंदू राष्ट्रवाद को नव राष्ट्रवाद कहने लगते हैं तो जो असल पेच है उस राष्ट्रवाद का, जो असल खतरा और जो असल धोखा है, वो कहीं ज़्यादा छुप जाता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसमें नव राष्ट्रवाद भारत के संदर्भ में उसको हम तिलांजलि दे दें। इसको नव राष्ट्रवाद मत कहिए, इसको हिंदू राष्ट्रवाद कहिए। और अगर ये हिंदू राष्ट्रवाद है तो सवाल ये उठता है कि ये किसी भी तरह से क्या राष्ट्र के हित में हो सकता है। आप याद करें कि आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में, या कहिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, जबकि राष्ट्रवाद विकसित होने लगता है हिंदुस्तान में, तो कोई एक राष्ट्रवाद नहीं होता, कई राष्ट्रवाद एक ही वक्त में उभर के आने लगते हैं। और भाषा का मसला भी उससे जुड़ा हुआ है, भाषा और संस्कृति का। दो राष्ट्रवादों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानबूझ के दो राष्ट्रवाद कह रहा हूं उनको, जबकि हमने एक को राष्ट्रवाद कहा, दूसरे को सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद कहा। तो मैं जानबूझ के हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म का इस्तेमाल करूंगा। इंडियन नेशनलिज्म वाले ये मानते थे कि मुस्लिम सेपरेटिज्म है, ये पृथक करने की तैयारी है, देश को बांटने की तैयारी है, देश के लोगों को एक दूसरे से अलग करने की तैयारी है। पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन हम ये मानने को आज भी तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का एक राष्ट्र बनना किसी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। हम आज भी उसको मुस्लिम संप्रदायवाद का नतीजा मानते हैं। एक मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि वो मुस्लिम सेपरेटिज्म या मुस्लिम नेशनलिज्म नहीं था, सब मुस्लिम सेपरेटिज्म था, मुस्लिम नेशनलिज्म नहीं था, तो उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचिए कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद संभव है भारत जैसे देश में? मुसलमान पृथक होना चाहें तो वो सांप्रदायिक हैं, तासुबी हैं। हिंदू राष्ट्र होने का दावा करे तो वो सही है, इसलिए कि वो राष्ट्र है वास्तव में। तो ज़्यादा देर रुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस बात पर कि ईमानदारी से राष्ट्रवाद के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर आप सोचें तो आप पाएंगे कि हिंदू राष्ट्रवाद इज ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स।
तो आज जो नेशनलिस्टिक, सो कॉल्ड नेशनलिस्टिक नैरेटिव बन रहा है, वो बुनियादी तौर पर हिंदू सांप्रदायिक नैरेटिव बन रहा है, राष्ट्रवादी नैरेटिव नहीं है। 19वीं सदी में जो मैंने आपसे कहा कि कई राष्ट्रवाद विकसित हो रहे थे, तो हिंदू और मुसलमान राष्ट्रवाद के साथ ही साथ क्षेत्रीय राष्ट्रवाद भी विकसित हो रहे थे। उत्कल राष्ट्रवाद, तमिल राष्ट्रवाद, गुर्जर राष्ट्रवाद, ये सब अपने को राष्ट्र कहते थे, और महाराष्ट्र के तो नाम में ही राष्ट्र है। ये जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद विकसित होने लगे, उत्कल, गुर्जर, अहोम वगैरह वगैरह, उनका भारतीय राष्ट्रवाद से अलग अलग तरह का रिश्ता था, और क्षेत्रीय राष्ट्रवादों में भी टकराहट होती थी। मसलन बंगाली मानते थे कि असल भाषा तो बांग्ला है, असमिया और उड़िया तो बोलियां हैं बांग्ला की। बड़ा आंदोलन करना पड़ा आसामियों को और उड़िया लोगों को अपनी भाषा को भाषा का दर्जा दिलाने में। पूरा एक आंदोलन होता है, इसके लिए आंदोलन होते हैं। तो ये क्षेत्रीय राष्ट्रवादों में भी, भाषाओं में भी, जो कि भाषा आधारित थे, उनके बीच में कई बार टकराहट हो जाती थी। तो ये टकराहट कभी कभी विकराल रूप ले लेती थी, और हम देख रहे हैं कि उस टकराहट के आज भी कई जगह बुरे परिणाम हमको दिखाई पड़ जाते हैं। तो खैर जो भी हो, या एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। गुजरात जो लेबोरेटरी बना, आज जो हमारे देश का रूप बन गया है, उसकी लेबोरेटरी तो वहीं बनी थी। याद करिए 2002 में, आप लोग तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं गुजरात में था। मैं उसी ज़माने में दिल्ली आया हुआ था, और मैं अपनी किसी मित्र को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक किस्सा बता रहा था, एक वाकया। बड़ौदा में एक कलाकार से मुलाकात हुई शाम को। वो बहुत ही उद्विग्न, विचलित, क्रोधित बता रही थी कि ये क्या दिल्ली वाले अपने को समझते हैं। मैं गई दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि ढोकला तो हम नहीं खाएंगे। तो मैं यहां तक आया था, अपने मित्र को इतना ही मैंने बताया था कि, और उसने कहा कि, उससे कहा गया कि ढोकला तो हम नहीं खाएंगे, और मेरी मित्र ने छूटते ही मुझसे कहा ढोकला तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अब आप जरा गौर करिए कि इसमें ढोकला बेचारे का क्या कसूर है। सारे गुजरातियों को आपने एक सा मान लिया। 2002 का हिंदुस्तान याद करिए। दो चीजें देखने में आ रही थी। एक तरफ तो ये था कि एनडीए की इतनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज थी, एनडीए तो नहीं टूटा।
अपने अपने बयान भाई लोग देते रहे कि 2002 ठीक नहीं है वगैरह। हमारे तो प्रधानमंत्री ने भी कुछ इशारे कर दिए थे। 2002, 2007, 2012 हमारे आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, 2 तिहाई की लीड लेते हुए। और हमने गुजरात के बारे में क्या सोचा और क्या कहा? आज ईमानदारी से हम ये कह सकते हैं कि हम गुजरात नहीं बन गए हैं। और हम में से कितनों को शर्म आती है इस बात पर कि हम गुजरात बन गए हैं। मित्रों, मैं जानबूझ के एक खास तरह की टोन में ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये तो हमारे लिए चुनौती है। हमें सोचना होगा कि 2002 और 2014 सिर्फ 12 साल में हम कहां से कहां आ गए। ये संभव कैसे हुआ? और मित्रों, इसी बात पर मैं बस, मुझे कोई वक्त तो दिया नहीं गया है, लेकिन मैं जानता हूं 5 लोग बोलेंगे तो थोड़ा संयम मुझे बरतना होगा। तो मैं इसी बात पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि ये संभव कैसे हुआ। आप ये न समझें कि मैं किसी एक कारण को एकमात्र कारण मान के बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो कारण मैं आपके सामने इस वक्त पेश करने जा रहा हूं वो एक प्रधान कारण है 2014 में हिंदुस्तान के गुजरात बन जाने का। और वो कारण ये है कि जैसे मैंने अपनी वेदना व्यक्त की कि नवराष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद है, उसी तरह से कुछ मानसिक वेदना के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि हम जिसको भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं वो अपने मर्म में हिंदू राष्ट्रवाद है। फर्क ये है कि एक मुद्दत तक भारतीय राष्ट्रवाद का जो हिंदू तत्व था वो बना तो रहा उस राष्ट्रवाद में, लेकिन प्रधान तत्व बन के उभर के नहीं आया। गौण रहा लेकिन था। और अगर आप 19वीं सदी के साहित्य को पढ़ें तो आप पाएंगे कि हिंदू और भारतीय वास्तव में पर्यायवाची शब्द थे हिंदू मानस में। कहीं ज्यादा एहसास था उसका, या कहिए कि कहीं चेतन मानस में था ये, कहीं अवचेतन मानस में था ये समीकरण। भारत हिंदू, भारतीय हिंदू, इतनी मिसालें मैं आपको इसकी दे सकता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर अगर मैं बात करूं तो तमाम उदाहरण इसके दे दूंगा, प्रताप नारायण मिश्र के दे दूंगा, प्रेमघन के दे दूंगा, बाल मुकुंद गुप्त के दे दूंगा, बालकृष्ण भट्ट के दे दूंगा, लेकिन इन नामों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं 2 ऐसे नाम आपके सामने रखना चाहूंगा जिनका शायद कुछ असर पड़े। एक रमेश दत्त, आरसी दत्त, और दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले।
इन दो की मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उस दौर को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, मुख्यतः मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, और माना जाता है कि मॉडरेट्स जो थे वो सेकुलर थे, लिबरल थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बेसिकली रिलीजियस, धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे। और सेकुलर नेशनलिज्म, इकोनॉमिक लिबरल सेकुलर नेशनलिज्म के पुरोधाओं में जो नाम आते हैं उनमें आर.सी. दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आप लोग कभी मौका लगे तो आर.सी. दत्त के उपन्यास पढ़िएगा। बंग विजेता, महाराष्ट्र जीवन प्रभात, राजपूत जीवन संध्या, इन नामों से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरह के उपन्यास हैं। महाराष्ट्र जीवन प्रभात, राजपूत जीवन संध्या, एक में शिवाजी नायक हैं, दूसरे में प्रताप नायक हैं। और ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिखने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति होने वाले आर.सी. दत्त हैं। और जब आर.सी. दत्त को थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है इस तरह के उपन्यासों को लिखने में, तो वो सामाजिक उपन्यासों पर आ गए और उन्होंने दो महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास लिखे। पहला है शोंशार, दूसरा है शोमाज। शोंशार का उन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया द लेक ऑफ पाम्स। आप लेक ऑफ पाम्स पढ़िए और देखिए कि आर.सी. दत्त के अंदर का हिंदू किस वेदना से ग्रसित है। समय का अभाव है इसलिए मैं उदाहरण दृष्टांत नहीं दे सकता हूं। दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1907 में सेडिशियस मीटिंग्स बिल पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो ये कह रहे हैं कि जो आप जिसको सेडिशन कह रहे हैं ये दरअसल कुछ आधारभूत कारणों का एक फल है। आप फल को मिटा के कारण नहीं मिटा सकेंगे, तो आप कारणों पर जाइए। और इन कारणों का हवाला देते हुए वो बंग विभाजन की बात करते हैं जो करजन ने 1905 में किया था। और गोखले अपने भाषण में कहते हैं, आई नो दैट सर्टेन एडवांटेजेस आर गोइंग टू एक्रू टू द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल। जरा गौर करिए, टू द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल, बट it is not beyond the resources of statesmanship to introduce a measure which will ensure these benefits to the Muslims of East Bengal and also satisfy the people of Bengal. जिसको मैं अवचेतन कह रहा हूं वो ये अवचेतन है। गोखले ये नहीं समझ रहे हैं कि जब वो मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल और पीपल ऑफ बंगाल में फर्क कर रहे हैं, वो उस फर्क की बुनियाद क्या है। दोस्तों, हुआ सिर्फ ये है कि जो अवचेतन में था या गौण रूप से था, आज वो हावी हो गया है। और अगर हम इस अवचेतन को नहीं, और आज भी बहुतों में ये अवचेतन के रूप में है, बहुतों के अवचेतन में है और न जाने कितनों के चेतन में आ गया है। और चूंकि वो चेतन में आ गया है, इसीलिए 2002 का गुजरात 2014 का भारत बन सका।
धन्यवाद।